हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी आज से भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हम आज भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास के बारे में सबसे पहले देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये पॉलिटिकल साइंस है और इससे किसी भी एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। और अगर एक बार अच्छा तरीका से ध्यान दिया जाए तो इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अगर 15 क्वेश्चन है तो उसमें 12-13 वो बन ही जाएंगे, ये कंफर्म है। लेकिन इसको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से हम उसको देखें कि हमें याद रह जाए और हम एक भी क्वेश्चन छोड़कर ना आए। और ये जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये सब्जेक्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर ये पॉलिटिकल साइंस में आपको अच्छा तरीका से जानकारी प्राप्त करना है तो इसके शब्द को समझने पड़ेंगे और अनुच्छेद। अगर अनुच्छेद पर पकड़ आप बना लिए तो आपके हाथ में ये सब्जेक्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास के बारे में। तो लिखना प्रारंभ कीजिए आप लोग। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में हुई थी। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां की गई थी? ब्रिटेन में की गई थी। ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अपने चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दी थी। ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने अपने चार्टर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन 23 जून 1757 ईस्वी में हुए प्लासी का युद्ध तथा 22 अक्टूबर 1764 में हुए बक्सर का युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिया जाता है, जिसके बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासन का शिकंजा कसा गया। तो देखिए दोस्तों, ये है हम यहाँ भारत के राज्य व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान का विकास में सबसे पहले देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में नहीं हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में की गई थी और इसे भेजा गया था, व्यापार के लिए किया गया था। इसकी चर्चा हम अगले ये इतिहास में करेंगे कि कैसे स्थापना हुआ था। अभी ये आप सिर्फ जाने कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में नहीं हुई थी। कहां हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और 1600 ईस्वी में उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी और इनकी अनुमति सिर्फ भारत में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का कहा गया था कि आप भारत में व्यापार कीजिए 15 वर्षों तक। लेकिन यहां धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाई गई। ये सभी हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास में। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले है कि भारत में मुख्य रूप से जब ब्रिटिश सत्ता का अधिकार होने लगा तो ये युद्ध महत्वपूर्ण थी। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध और 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था, इसकी भी चर्चा ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, देखिए सिराजुद्दौला और बंगाल के गवर्नर उस समय थे रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन इनके मुख्य सेनापति सिराजुद्दौला के मुख्य सेनापति मीर जाफर, जो अंग्रेजों से मिल जाने के कारण यह युद्ध हार गई।
कहा जाता है कि उस समय इनकी सिराजु उद्दौला बंगाल के नवाब के पास 50,000 सैनिक थे और रावट किलाब के पास मात्र 3500 सैनिक थी। इसकी चर्चा हम इतिहास में करेंगे, चिंता मत कीजिए। अब उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, और इसमें भारत के संपूर्ण शक्तियां अवध के नवाब थे शुजा उद दौला। ये ध्यान दीजिएगा, प्लासी के युद्ध में सिराजु उद दौला था, राजू यहां लगा हुआ है। और इसमें बक्सर का युद्ध जो हुआ था उसमें अवध के नवाब कौन थे? शुजा उद दौला। शुजा उद दौला अवध के नवाब। दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के अफदस्त उसे सत्ता छीन ली गई थी मीर कासिम। भारत की संपूर्ण शक्तियां बक्सर के युद्ध में शामिल थे और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुंडो थे। अंग्रेज के जो नेतृत्व कर रहे थे सैनिकों को, कौन? हेक्टर मुंडो थे। और ये दोनों युद्ध हार जाने के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई थी। अब आगे लिखिएगा, इस शासन को सुचारू रूप से या लंबे समय तक चलाने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। यही एक्ट आगे चलकर भारत के संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। ये बोला जा रहा है कि ये तो सत्ता स्थापित यहां कर ली, लेकिन यहाँ की जनता के लिए, जनता को लुभाने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा समय समय पर कानून लाए गए, एक्ट पारित किए गए, अधिनियम लाए गए। और वो क्या होता, किस लिए? लंबे समय तक शासन करने के लिए, नियमित शासन हम कर सके, इसके वजह से लाया गया, विद्रोह न हो सके। तो ये कानून किसके द्वारा लाया गया? कई एक्ट लाए गए, किसके द्वारा? अंग्रेज सरकार द्वारा। और ये एक्ट समय समय पर यहाँ पारित कर दिए गए। कहां पर? भारत में, अधिक समय तक शासन करने के लिए। और यही एक्ट जो आगे चलकर भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। और ये एक्ट निम्न है। तो देखिए, हम लोग को सबसे पहले एक्ट देखना है। एक्ट से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा एक्ट में कौन सी कानून बनी है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देना आपको है। तो देखिए, पहला एक्ट है ये। तो देखिए आप, पहला एक्ट 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये 1773 ईस्वी में सबसे पहला एक्ट आया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम बन के आया था। किसके द्वारा ये भेजा गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजी गई थी। यहाँ कंपनी इसलिए भेजा गया था कि कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ सिर्फ व्यापार करने के लिए भेजा गया था। इस एक्ट में जो जो महत्वपूर्ण बातें कही गई है, इसके बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों, भारत में लिखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित या नियंत्रण करने के दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ये उठाया गया पहला कदम था। अर्थात लिखिए, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। तो ये कहा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर पहली बार
1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस पर शिकंजा कसा गया। यानी किस पर? कंपनी पर, कि ये मनमाना कर रही थी, यहां आके शासन कर रही थी, लोगों से लूट रही थी। तो ये काम किया गया था इस एक्ट के तहत। इसके बाद अगला लिखिएगा दूसरा नंबर में। आने दूसरा बात कहा गया था इसमें, इस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में मान्यता दे दी गई थी। यानी कंपनी को राजनीतिक, भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक कैसे शासन किया जाए, इसकी मान्यता कंपनी को ब्रिटिश सरकार द्वारा दे दी गई थी। तो इस एक्ट के द्वारा कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में मान्यता दे दी गई थी। उसके बाद तीसरा लिखिएगा, आगे लिखिएगा, इस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय, इस एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई किस एक्ट के तहत? इसके 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो पूछा गया है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के तहत रखा गया था, या किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रखा गया था? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रखा गया था। मेरे अब इसकी विशेषता देखिए, आगे विशेषता, यानी हम ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता देखेंगे। तो लिखिए, पहला में लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी, इस अधिनियम के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी एक ऐसी सरकार की स्थापना की जिसमें गवर्नर जनरल तथा इसके परिषद के 4 अन्य सदस्य थे। ये अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। समझ रहे हैं ना? ये क्या किया गया है कि बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कोलकाता प्रेसिडेंसी यानी कोलकाता सरकार द्वारा जो है सो एक सरकार का, नियमित सरकार की स्थापना की गई, जिसमें गवर्नर जनरल और उसके 4 परिषद के सदस्य थे, जो कोई भी कार्य, सत्ता का जो उपयोग करते थे वो संयुक्त रूप से करते थे। शासन चलाना, संयुक्त रूप से जो निर्णय लेना है वो करते थे। आगे लिखिएगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में भारत में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या उच्चतम न्यायालय, देखिए उच्चतम, इसी को सर्वोच्च भी बोल सकते हैं, न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। तो 1773, दूसरा पॉइंट लिखेगा, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में भारत के प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना बंगाल में की गई, यानी कोलकाता में की गई। कोलकाता उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। कितने मुख्य न्यायाधीश? एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश के नियुक्ति किए गए। किसमें? कोलकाता उच्चतम न्यायालय में। कोलकाता उच्चतम न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ध्यान दीजिएगा ये पूछे गए हैं, कोलकाता उच्चतम न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो सर एलिजा इम्पे थे। यानी कोलकाता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ये पूछा गया, ध्यान रखिएगा। तथा अन्य 3 न्यायाधीश का नाम, तथा अन्य 3 न्यायाधीश का नाम देखिए, एक के नाम था चैम्बर्स, दूसरा का नाम था
लिमेस्टर, तीसरा का नाम था हाइड। ध्यान रखिएगा, कोलकाता उच्चतम न्यायालय में अगर पूछ दे आपको क्वेश्चन इस तरह, कोलकाता उच्चतम न्यायालय में प्रारंभ में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? तब 3। और अगर मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 4। तब मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। और अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे? पहला थे चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। अब आगे लिखिएगा, तीसरा नंबर में लिखिएगा आप लोग आगे। इस अधिनियम के तहत, यानी इस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से रिश्वत और उपहार लेने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे देखिए, तीसरा में कहता है कि पहले क्या करते थे कंपनी की, उससे रिश्वत भी लेता था भारतीय लोग से, और उपहार में आपका ये काम कर देंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कुआं निकालिए तो क्या होता है, उसमें बनाना पड़ता है, कुआं निकालने के लिए सब साइन उन करवाना पड़ता है मुखिया से। तो ये सब क्या बोलेंगे कि हमको इतना पैसा चाहिए, हम आपको कुआं दे देंगे। या कॉलोनी निकल रहा है तो हम उपहार में कुछ गिफ्ट नहीं कीजिएगा आप, तो उपहार में घड़ी या मोबाइल दे दिए कि हमारा कुआं निकल जाए, या तो फिर क्या हो, वो कॉलोनी मिल जाए। तो उसी तरह से उस समय कंपनी थी, सो कंपनी को निजी व्यापार करने के लिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर आप पकड़े गए तो आपको सजा होगी। ये किसके द्वारा कर दिया गया? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कर दिया गया। और ये कौन? ब्रिटिश सरकार द्वारा लाई गई थी। चलिए आगे लिखिएगा, चौथा नंबर में लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत बोर्ड, इसी को बोला जाता है, कोर्ट भी बोल सकते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस अधिनियम के तहत बोर्ड बोलिए या कोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई, एक संस्था स्थापना की गई, जिसके माध्यम से, यानी इस संस्था के माध्यम से ब्रिटिश सरकार, जिसके माध्यम से भारत के राजस्व, नागरिक तथा सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। यानी यहां पर जो कंपनी कर रही थी, क्या कर रही है, उस पर नजर रखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश सरकार द्वारा। किस एक्ट के द्वारा? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बोर्ड या कोर्ट इसी बोलते हैं, ऑफ डायरेक्टर्स का स्थापना किया गया था। समझ रहे हैं? और इसके द्वारा यहां पर जो भारत के राजस्व, नागरिक या सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को ये संस्था पहुंचाती थी। ठीक है। इसके बाद चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि बंगाल के गवर्नर को इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ध्यान रखिएगा, किस एक्ट के तहत? 1773 रेगुलेटिंग। और इस गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और मुंबई, इस गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और मुंबई के गवर्नर को कर दिया गया, और इस एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग
को बनाया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में इस तरह से पूछता है, ध्यान रखिएगा, यहां नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा कि क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, या बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे, या कौन थे। यह पूछ देगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, या भारत के गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के वायसराय कौन थे। तो नोट में करके लिखिएगा, लिखिए ब्रिटिश सरकार भारत में शासन चलाने के लिए, ब्रिटिश सरकार भारत में शासन चलाने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व के रूप में गवर्नर जनरल, गवर्नर तथा वायसराय, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सरकार भारत में शासन चलाने के लिए महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व के रूप में गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय को नियुक्त किए थे। समय समय पर इसकी चेंज की गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम गवर्नर का पद बंगाल में स्थापित किया गया, यानी सृजन किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम गवर्नर का पद बंगाल में किया गया, इशू किया गया। समझ रहे हैं ना? तो अब देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर, यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। यानी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। और ये रॉबर्ट क्लाइव है से भारत में ब्रिटिश सत्ता, ये रॉबर्ट क्लाइव है सो भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने का जनक के रूप में माने जाते हैं। यानी ब्रिटिश सत्ता को स्थापित भारत में किसका श्रेय जाता है करने का? ये रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए, यहीं पर पूछा जाएगा आपसे, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? ध्यान रखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? सिर्फ गवर्नर बोल रहे हैं। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? तो देखिए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। यानी ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है सो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। अब इसी को घुराया गया, आगे पूछा गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, आगे देखिए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किसको? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यही थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। यानी इनका शासनकाल था। ये बंगाल के गवर्नर कब बन गए थे? देखिए 1772 में ही बन गए थे। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो देखिए, ये 72 से 74 तक का किस पद पर थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे से 72 से 74 तक गवर्नर के पद पर थे, बंगाल के गवर्नर के पद पर थे। और जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके अनुसार 1774 से 85 तक, 1774 से 85 तक लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिए गए। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिए गए। तो देखिए, अगर पूछे दे कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे,
तो कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ऐसे गवर्नर जनरल रहे भारत के इतिहास में। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ऐसे गवर्नर जनरल रहे जिन पर महाभियोग चलाया गया था। आने महाभियोग इस पर दर्ज हुआ था। इसकी चर्चा हम आपको इतिहास में करेंगे, चिंता मत कीजिए कि कैसे किस लिए इस पर महाभियोग चलाया गया था। लेकिन यहां एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास में या तो भारतीय इतिहास के गवर्नर जनरल में कौन वैसे गवर्नर जनरल थे जिन पर महाभियोग चलाया गया था? कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग से। ध्यान रखिए। अब आगे चलिए। 1833 चार्टर एक्ट, ध्यान रखिएगा 1833 चार्टर एक्ट बोलिए या 1833 चार्टर अधिनियम के तहत। कब? 1833 चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, यानी ये बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत या किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तब किस अधिनियम के तहत? 1833 चार्टर अधिनियम के तहत। और पूरे भारत के गवर्नर जनरल आनी किसे बनाया गया? आनी ये पूछा जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए लॉर्ड विलियम बेटी। लॉर्ड विलियम बेटी को बनाया गया पूरे भारत का गवर्नर जनरल। यानी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेटी। अभी यही क्वेश्चन घुरा दिया गया। अब सुनिए, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ध्यान रखिएगा। तो अंतिम कौन हो जाएगा? यही लॉर्ड विलियम बेटिंग। देखिए बंगाल के ये गवर्नर जनरल कब बनाए गए थे? तो 1828 ईस्वी में बनाए गए थे। और देखिए ये पूरे भारत के गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगे? कब कहे गए ये पूरे भारत के गवर्नर जनरल? तो 1833 चार्टर अधिनियम के तहत ये पूरे भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। यानी इनका जो शासनकाल था 28 से 35। तो अगर आपसे पूछ दे कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। उसके बाद बंगाल में इसके बाद बंगाल में गवर्नर का पद रह गया, गवर्नर जनरल नहीं। और इसके बाद ये 1833 चार्टर एक्ट के अनुसार भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग को बनाया गया। ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, अब आगे पूछ दिया जाए भारत शासन अधिनियम 1858। अगला आगे देखिए भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय का दिया गया। क्या कर दिया गया? वायसराय। देखिए पूछ दिया जाए आपसे कि किस अधिनियम या किस भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद को वायसराय कहा जाने लगा? तो किस? तब भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। तो पूछा गया है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो कौन बनाए गए थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय। और यही पूछ दे क्वेश्चन में कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। ये कब बने थे वहां का भारत का गवर्नर जनरल? तो
56 में बने थे और इनका शासनकाल था 60 तक। तो इसके बाद लॉर्ड कैनिंग का रहे 56 में बने थे, 60 तक रहा था। तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे और भारत के प्रथम वायसराय। अब आगे है इसी प्रक्रिया को आगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत के वायसराय को एक बार फिर गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी वायसराय पद चला गया, वायसराय पद क्या हुआ, खत्म हो गया। कब? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और उसके बाद कौन सा पद आ गया, एक बार फिर गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का पद आ गया, समझ गए ना। तो पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड बेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और यही पूछ देगा कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो यही लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम वायसराय थी। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर पूछ दे कि भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ध्यान दीजिएगा। तो कौन थे, तो ये बहुत बार पूछा गया है। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। या ऐसे भी इसको पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम ए अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और अगर ये पूछ दे आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ये प्रक्रिया है आपकी गवर्नर जनरल को, और इसे आप आज रखिए, ना होता तो इसको रख लीजिए, अगर नहीं आज रह पाता है तो रख लीजिए। तो इसको अगर आप कीजिएगा, ये क्वेश्चन घुरा फिरा के हर एग्जाम में पूछ ही दिए जाते हैं। तो एग्जाम, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये गवर्नर जनरल का पद है, महत्वपूर्ण है। आप आज इसको किसी भी सूरत में कीजिए, अन्यथा नहीं। अब आगे देखिए, दूसरा एक्ट आया। अभी हम लोग देख रहे थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब अगला एक्ट देखिए, दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया, 1781। अब आगे देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। अब आगे लिखिएगा इसमें, इस एक्ट में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। देखिए, एक्ट ऑफ सेटलमेंट को क्यों लाया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक है, आगे लिखिएगा, इस एक्ट के तहत, दूसरा पॉइंट, इस एक्ट के तहत कोलकाता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में विधि बनाने की अधिकार दे दी गई। यानी इस एक्ट द्वारा
कोलकाता सरकार को बंगाल बिहार उड़ीसा में विधि, विधि का अर्थ होता है, इसी को कानून कहते हैं भाई, कानून। ध्यान रखिएगा, हम आगे ही बोल चुके हैं कि भारतीय राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो इसमें शब्द को, अगर शब्द की जानकारी आपको हो जाए तो मेंस दिक्कत नहीं होगी, या कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, मेंस आप लिख सकते हैं। इस एक्ट आनी 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, उसके अनुसार कोलकाता सरकार को बंगाल बिहार उड़ीसा में कानून बनाने की अधिकार दे दी गई। अब अगला एक्ट देखिए, आगे है 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट। कब आया है? 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट आया है। ठीक है ना, हम लोग एक्ट पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा, एक्ट से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो देखिए, लिखिएगा, इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत द्वैध शासन, द्वैध सन या दोहरा प्रशासन, द्वैध शासन या दोहरा प्रशासन का प्रारंभ किया गया, जिसके तहत यानी दोहरा शासन के तहत दो शब्द कहे गए हैं। पहला में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। हाँ, पहला में ये द्वैध शासन, द्वैध शासन, सबसे पहले द्वैध शासन के बारे में जानकारी आप लोग सुन लीजिए। द्वैध शासन किसे कहते हैं? जिस समय रॉबर्ट क्लाइव प्लासी का युद्ध जीत गया था, यानी प्लासी का युद्ध हुआ था 1757, 10 जून 1757 ईस्वी में। तो प्लासी का युद्ध जीत जाने के बाद, यानी ये भी कहा गया है कि द्वैध शासन बंगाल में किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो उन्होंने क्या किया था कि सिराजुद्दौला थे, वो मारे गए युद्ध में। तब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, और मीर जाफर को सैनिक, यानी सैन्य कार्रवाई कहाँ करना है, वो सब मामले का अधिकार उसको दे दिया गया। और ये क्या किया गया कि व्यापारिक मामले का अधिकार रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। यानी एक ही सत्ता में, यानी एक ही राज्य में दो लोग शासन कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? दो लोग शासन कर रहे हैं, यानी एक सत्ता बंगाल, बंगाल का नवाब एक, मतलब बंगाल में शासन करना एक शासन है, और इसमें सैन्य मामले के अलग लोग शासन करते हैं। और किस मामले में? ये व्यापारी मामले या पूंजी उंजी रखना सभी अंग्रेज कर रहे थे। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं कि इस समय किसी भी राज्य में देखते हैं झगड़ा नहीं होने की वजह से दो मुख्यमंत्री होती है, एक मुख्यमंत्री होते हैं, दूसरा उप मुख्यमंत्री, उसी प्रकार से, समझ रहे हैं ना? अब आगे देखिए, तब द्वैध शासन या दोहरा प्रशासन के अंतर्गत उस समय क्या किया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्थापना किया गया। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो, इसका कार्य क्या था, इस संस्था की कार्य क्या थी? तो ये क्या करती थी कि कंपनी के व्यापारिक मामले पर ध्यान रखती थी, यानी नजर रखती थी कि कंपनी जो व्यापारिक मामला है उस पर कहीं तो छेड़छाड़ इधर उधर तो नहीं कर रहा है, इस पर इसका ध्यान रहता था, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखता था। और कंपनी के राजनीतिक मामले पर ध्यान ये रहता था। राजनीतिक भी लोग करते हैं, तो ध्यान रखने के लिए किसने बैठा रखा था इसको?
तो ब्रिटिश सरकार ने कि यह कंपनी अपने मनमाना तरीका से कुछ नहीं कर सकती है। अब देखिए, यह 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट में दो महत्वपूर्ण कारण थे। कितने? दो महत्वपूर्ण कारण थे। तो पहला लिखेगा, भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार, भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। समझ रहे हैं ना? यानी इस एक्ट के तहत भारत में कंपनी के क्षेत्र, जितना कंपनी यानी ब्रिटिश सरकार जितना क्षेत्रों में राज कर रही थी उसको, तो ब्रिटिश कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा लिखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों तथा प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर रखा था। हो गया। अब आगे अगला एक्ट देखिए, (1793) का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम अगला एक्ट है। ध्यान से देखिएगा, एक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछेगा, अभी पूछ दिया जाए जैसे कि द्वैत शासन की शुरुआत किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो किस एक्ट द्वारा? 1784 पीटर्स इंडिया एक्ट के द्वारा। तो आगे अगला एक्ट है 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत नियंत्रण मंडल, देखिए नियंत्रण मंडल किसे कहा जाता था? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नियंत्रण मंडल कहा जाता था। तो नियंत्रण मंडल देखिए कि 1793 का चार्टर अधिनियम के तहत नियंत्रण मंडल के सदस्यों एवं कर्मचारियों को वेतन, नियंत्रण मंडल के सदस्यों एवं कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व विभाग से देने की व्यवस्था की गई। यानी पहले इसको कंपनी द्वारा लाया गया था, ब्रिटिश ये कंपनी देती थी, लेकिन ये भारतीय राजस्व से इसको दिया जाएगा वेतन। किसको? नियंत्रण मंडल के सदस्यों को और कर्मचारियों को। तो दोस्तों आज यही था। हम अगला एक्ट 1813 का चार्टर अधिनियम लेकर आएंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आप भारतीय राज व्यवस्था में पकड़ सचमुच में बनाना चाहते हैं, आपको एग्जाम में एक भी आप अगर क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते, तो ध्यान से देखें। आज समझिए, ये पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ शब्द को समझना है, और शब्द समझ गए और अनुच्छेद आपका मन में आ गया, अनुच्छेद पर पकड़ बना लिए, तो पॉलिटिकल साइंस नहीं है। और वैसे भी झारखंड के अगर जेपीएससी लिखना है तो सभी विषयों पर अच्छा तरीका से पकड़ बना कर रखना पड़ेगा। सिर्फ एक विषय पर पकड़ बनाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए हर विषय में उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना आपका सबसे अच्छा जो विषय होगा उसमें जितना ध्यान देते होंगे। और कोशिश कीजिए कि आप लोग जिस समय इसको देख रहे हैं उस समय कॉपी कलम रखिए और लिखते गए जाइए कि क्या बोला जा रहा है, और उसको फिर उसके बाद क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा
तो आपको कोई भी एग्जाम निकाल दीजिएगा। और करेंट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। थैंक यू।